नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारा ये अध्ययन का कार्य सुचारू संपन्न हो रहा है, बात करेंगे हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की अध्याय 4, जिसकी चर्चा हमारी चल रही है अभी। अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह की हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं आपने अच्छे से समझ लिया है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता। इसके बाद है प्रतिरक्षा में प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अच्छे से आपने समझ लिया है। प्रतिरक्षी के प्रकार कितने हैं उसका एक सरल डायग्राम भी आपने कल अगले वीडियो नोट्स में देख लिया है। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हमारे इस चैप्टर के दूसरे भाग की, जिसका नाम है रक्त समूह। अच्छे से जानते हैं, रक्त यानी कि खून, रुधिर, ब्लड, जो भी नाम है ये कंप्लीट आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दो टेबल बना के रखे हैं, सिंपली आप इसको अच्छे समझ सकते हैं। और रक्त जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, जिसमें चाहे कोई भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या ऑक्सीजन की भी हम बात करें तो उसका परिवहन का कार्य पूरा जो है आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य रक्त का होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर दे रखी है। रक्त जो एक घाटे लाल रंग का आपने देखा हुआ तरल पदार्थ हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पर रक्त जो है इसकी संरचना अगर देखें, ये रक्त की संरचना में सरल छोटा सा मैंने यहाँ पर रेखा चित्र बना के रखा है, चार्ट बना के रखा है। तो रक्त की बात करें तो एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। दोनों मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं, यानी कि रक्त की संरचना को बनाती है। प्लाज्मा सिंपली है, ये रक्त का ही एक भाग है जो पीले रंग का तरल पदार्थ है। जो शरीर में रक्त होता है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और उसका 90 से 95%, 55 का 90 से 95% जल होता है। शेष पदार्थ जो है अन्य 5% में उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मा रक्त का ही एक तरल भाग है जो हल्का पीले रंग का होता है, जो रक्त के अंदर उपस्थित होता है। उसमें किसी प्रकार की कोई अलग से कोई कोशिका वगैरह नहीं, केवल रक्त का ही ये भाग है प्लाज्मा, जो बहुत ही सिंपल है। हालांकि आपके बुक में इसका कोई आगे वर्णन नहीं दे रखा है, सिंपल सी बात है। रुधिर कणिकाओं की अगर बात करें हम लोग तो रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिम्बाणु। तो आरबीसी जो होता है उसकी फुल फॉर्म लाल रुधिर कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं और बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। अब ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं हैं और आरबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से हमारा रक्त जो है वो लाल होता है। इनका जीवन काल 120 दिन या इससे अधिक होता है। इनका हमारे शरीर में बहुत महत्व है आरबीसी का, क्योंकि ये इनका जो कार्य यहाँ पर लिखा है गैसों का परिवहन करता। आरबीसी जो है वो इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कार्य करता है। तो रुधिर कणिकाओं में सबसे पहले लाल रुधिर कणिकाएं, जिनका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं ये सफेद रंग की, जिसमें इनका मुख्य कार्य रोगाणु से सुरक्षा। आपने प्रतिरक्षा वाला जो चैप्टर पढ़ा है, रोगाणु से सुरक्षा जो है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं, जिसमें आपने प्रतिरक्षा में अच्छे से देखा है। इनका जीवन काल भी आरबीसी से कम होता है। इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोगाणु से सुरक्षा का कार्य। तीसरा है बिम्बाणु, प्लेटलेट्स कहते हैं। चोट लगे हुए स्थान पर आप देखते हैं कुछ समय बाद रक्त निकलना बंद हो जाता है, यानी कि वहां पर कुछ प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाते हैं, जो बिम्बाणु का कार्य है, जिससे शरीर से रक्त बाहर नहीं निकलता है। यानी कि कुछ समय बाद रक्त का थक्का बनने से शरीर से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं जो आपके इस चैप्टर में दे रखी है। रक्त की सामान्य सी जानकारी, रक्त में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती हैं, दोनों मिलकर रक्त का निर्माण करती हैं। प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है पीले रंग का, जो 55% भाग है, और रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। इस प्रकार से एक छोटा सा जो नॉलेज की बात है इसे हम यहाँ पर देखें और पुस्तक के अंदर पढ़ें तो निश्चित तौर पर आपको ये और ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा है यहाँ पर रुधिर तंत्र देखें। दूसरा इसका जो भाग है आप देखें यहाँ पर जो टॉपिक है हेडिंग है रक्त समूह का है या
रुधिर तंत्र कहें तो मैं रुधिर तंत्र से इसको शुरू करूंगा। तो यहाँ पर आप देखें रुधिर तंत्र यानी कि हमारे शरीर में दो प्रकार के तंत्र होते हैं। ध्यान से आप देखें, पहला है एबियो रुधिर तंत्र, अच्छे से देख लें, और दूसरा है आरएच कारक कहें या आरएच तंत्र कहें। अब बात तो वहां रुधिर समूह की है, तो ये जो हमारे एबियो रुधिर तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत हमारे 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। यानी कि हमारे शरीर में यहाँ पर जो लिखा हुआ रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें आप, एबियो तंत्र में रुधिर समूह जो है, रक्त समूह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रक्त समूह ए, दूसरा रक्त समूह है बी, तीसरा एबी और चौथा ओ। इस प्रकार से इनमें से किसी भी प्राणी में कोई एक रक्त समूह पाया जाता है। तो ये जो रक्त समूह का जिसका जो विभाजन है या रुधिर तंत्र जो बने हैं, वो इसके अंतर्गत उपस्थित प्रतिजन की उपस्थिति, प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपस्थिति के आधार पर जो है इन रुधिर समूह को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो 4 प्रकार के जो रुधिर वर्ग हैं, ए बी, एबी और ओ, इन रुधिर वर्गों में ओ रुधिर वर्ग जो है वो सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग है। इसको समझा आप लोग, दाता का मतलब क्या होता है? यानी कि ओ रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति हैं, जो भी हैं, वो अन्य किसी को भी अपना रक्त दे सकते हैं, इसलिए इनको ओ रुधिर वर्ग को दाता रुधिर वर्ग कहते हैं। और ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है, पर ध्यान से ध्यान दें आप कि सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग कौन सा है, तो आंसर होगा ओ। एबी जो रुधिर वर्ग है ये सार्वत्रिक ग्राही, यानी किसी से भी अपना रक्त ले सकता है, ये लेने वाला है। तो एबी जो रुधिर वर्ग है इसको सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं, यानी सबसे अपना रक्त जो है ग्रहण कर सकते हैं। और दाता है जो देने वाला। तो यहाँ पर ए रुधिर वर्ग, बी, एबी और ओ में कौन कौन से प्रतिजन होते हैं और कौन कौन से प्रतिरक्षी होते हैं, इसके लिए आपके इसमें एक सारणी दे रखी है। उस सारणी को आपको अवश्य बनाना है कि ए रुधिर वर्ग है तो कौन सा प्रतिजन है, ए है, और प्रतिरक्षी कौन सा, बी है। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है। अब ए, बी और ओ ऐसे हैं जिसमें प्रतिजन एक और एक प्रतिरक्षी दोनों एक एक अनुपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है, इसको अच्छे से टेबल यानी कि सारणी के माध्यम से मैंने आपको नोट करके दिया है, उसको अच्छे से आप उसको कंप्लीट याद कर लें। तो यहाँ पर एबियो जो रुधिर तंत्र है जिसको आपने यहाँ पर समझा है, ए, बी, एबी और ओ, इस प्रकार से आप देखें। अगले रुधिर तंत्र में हम बात करें तो आरएच कारक की बात होती है। आरएच कारक यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अब ये आरएच जो तंत्र है या आरएच जो कारक है, इसकी खोज जो है मकाकारिसस नामक बंदर में हुई थी। अब आरएच जो फैक्टर है वो लगभग 85% जो लोग हैं उनमें आरएच कारक होता है और 15% जो हैं उसमें आरएच कारक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये संख्या भी ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी क्या एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आरएच कारक के 2 प्रकार होंगे, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। और मानव में बात करें तो 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। यहाँ पर अच्छे से देख लें, मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक हैं, जिसमें पहला है आरएच डी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें क्योंकि इस टाइप से भी प्रश्न आ सकते हैं। मानव में उपस्थित आरएच कारक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आरएच कारक कौन सा है, तो आरएच डी हो गया। फिर होता है आरएच ई, फिर आरएच ई स्मॉल लेटर में है, आरएच सी कैपिटल और आरएच सी स्मॉल लेटर में। इस प्रकार से अगर देखें तो आरएच जो फैक्टर होता है ये 2 रूप में, मकाकारिसस नामक बंदर में इसकी खोज 85% व्यक्तियों में उपस्थित होता है, 15% में नहीं होता है, और मानव में ये 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। इसको आप अच्छे से देख लें। अब बात आती है जितने भी रक्त समूह हैं 4 विभिन्न समूहों का वर्गीकरण जो है वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको विभाजित किया 1901 में। यानी कि 4 प्रकार के रुधिर तंत्र हैं, इनका वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर हैं।
अब आता है यहाँ पर आपने दो फैक्टर देखे, एबीओ तंत्र में रक्त समूह जो 4 हैं और आरएच कारक जिसमें 2 हैं, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव। तो आपने देखा होगा रक्तदान, किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त जो है रोगी व्यक्ति को जब दान दिया जाता है तो इसमें 2 चीजें टेली की जाती है, मिलान किया जाता है, जिसमें एक तो होता है आरएच समूह, यानी कि कौन सा रुधिर वर्ग है, यानी कि जिस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से रक्त चढ़ाया जा रहा है उसका रक्त वर्ग यानी कि समूह देखा जाएगा, साथ में आरएच कारक भी देखा जाएगा कि आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव। रक्त समूह के साथ साथ ये दोनों चीजें जो हैं वो देखी जाती है। तो यहाँ पर भी छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, और एक प्रश्न जो है अलग से बिल्कुल आप इसको नोट कर लें, स्टार्ट का ऐसा बनाकर। ये प्रश्न इस बार आ भी सकता है और पूर्व में भी आया हुआ है, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है? इसका पूरा अलग से प्रश्न बनता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसको समझने आप, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको अच्छे से, एक छोटे से रेखा चित्र में बता रहा हूँ, बाकी पूरा थ्योरिकल आपको नोट्स के रूप में मैं दे रहा हूँ आपको, जहाँ पर नोट करेंगे। माँ जिसके गर्भ में एक नवजात शिशु जो है पल रहा है, यहाँ पर देखें, माँ जो है आरएच नेगेटिव और शिशु जो है गर्भ में पल रहा जो आरएच पॉजिटिव है, यानी कि माँ आरएच नेगेटिव है और शिशु जो है वो आरएच पॉजिटिव है। जब प्रथम प्रसव होगा तो शिशु सामान्य होगा, ऐसी स्थिति में थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। और दूसरा है, जब इसी प्रकार की कंडीशंस द्वितीय प्रसव में भी बनती है, यानी कि दूसरा जो प्रसव होगा जिसमें माँ आरएच नेगेटिव है और शिशु आरएच पॉजिटिव है, तो कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रथम प्रसव में जो नवजात शिशु है वो सामान्य होगा, लेकिन द्वितीय प्रसव में जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये जटिलताएं जो है आरबीसी को नष्ट करती हैं, जिसे हम रुधिर लयनता कहते हैं। इसमें रक्त समूह यानी कि रुधिर लयनता के कारण मां के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है या मां को भी खतरा हो सकता है। यदि शिशु मृत नहीं रहा तो जन्म लेने के बाद उसका शरीर जो है इस प्रकार से कमजोर या अस्वस्थता का प्रतीक होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये दोनों ही चीजें हैं, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव की। तो द्वितीय प्रसव में किस प्रकार से जटिलता होती है और आरबीसी के नष्ट होने से रुधिर लयनता उत्पन्न होती है, जिससे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है, मां को भी खतरा हो सकता है, या जन्म हो जाता है तो होने के बाद जो शिशु जो है कमजोर रहेगा। इस प्रकार से ये इसे गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इसको अच्छे से आप पूरा थ्योरिकल पढ़ें, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से आपके रक्त समूह का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रक्त की संरचना हो गई, रुधिर तंत्र हो गए, रुधिर तंत्र में एबीओ जो तंत्र है जिसमें 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, एबी, एबीओ, इसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी कौन से होते हैं उसको अच्छी तरह से सारणी में आप नोट कर लें। आरएच फैक्टर भी 2 प्रकार के हैं, आरएच प्लस और आरएच माइनस। इसके बाद ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इसको अच्छे से आप देख लें। रक्त समूह का वर्गीकरण, आरएच फैक्टर हो गया या गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। इस प्रकार से रक्त के बारे में कंप्लीट ये छोटा सा जो सूक्ष्म नॉलेज है जिसे आप पढ़ें, साथ में पुस्तक का भी डिटेल रूप में आप अध्ययन करें तो और भी बहुत ज्यादा आपको ये समझ में आएगा। और इसके अलावा धीरे धीरे हम पूर्व की जो बातें हैं उसको भी आप रिपीट करते जाएं साथ में। और ये जो नोट्स है, जो वीडियो है, निरंतर आप इसको लिखें और देखें और अध्ययन का कार्य जो है आपका सुचारू रखें। धन्यवाद। जय भारत।